इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, त्योहारों का अपना महत्व है, चीजें जैसे आपने देखा वो अपने आप में सही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं वापस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ रिसर्च के टाइप्स के बारे में बात करी थी और रिसर्च के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो रिसर्च आप लोगों को पता है कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट होता है जिसमें हम एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं रिगार्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हमारे पास एक समस्या है और उस समस्या का समाधान हम तब तक करते रहते हैं जब तक उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं मिल जाता है। ठीक है, रिसर्च को रिसर्च क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए रिसर्च कहा जाता है क्योंकि ये चीजें अगेन एंड अगेन हमारे पास चलती रहती हैं। एक सिस्टमेटिक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पर हमारे पास एक समस्या है, उस समस्या से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, we want to collect some data, some fact and some figure. On the basis of that particular data, fact and figure, we want to conclude something that is related to your problem. हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई नेक्स्ट टाइम हमसे बाद में कोई पर्सन उस टॉपिक को उठाए और उस टॉपिक को उठाने के बाद हमारे ही रिसर्च को क्या कर दे, क्रिटिसाइज कर दे। इसमें कुछ चीज सही नहीं होती है और कोई चीज गलत नहीं होती है। ठीक है, बस वो जो चीज हम कह रहे हैं वो एक फैक्ट एंड फिगर पे बेस्ड होनी चाहिए, वो फैक्ट होना चाहिए, आप उसको मैनिपुलेट ना करो। रिसर्च का मतलब ही होता है कि समथिंग न्यू और ओरिजिनल इन नेचर। न्यू मतलब कुछ न्यू तरीका, न्यू मेथड और न्यू वे टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, रिसर्च इज नॉट अबाउट कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, कहीं पर भी अब देखो वही वाली बात है कि रिसर्च में आपको थोड़ा एक, मैंने आपको जब फीचर बताए थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था रिसर्च में कर्टेसी होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए। जब तक आपके पास एंथुसियाज्म नहीं होगा, ऑनेस्टी नहीं होगी, हार्डवर्क नहीं होगा, सिस्टमेटिक वे में काम नहीं करोगे तो उस रिसर्च को करने का कोई लॉजिक नहीं होता है। एंथुसियाज्म क्यों? कोई जबरदस्ती आपके ऊपर थोप नहीं रहा है कि नहीं जी आपको रिसर्च करनी ही करनी है। आपके मन से कोई चीज आपने सोची, मुझे इस चीज के बारे में क्या करना है, रिसर्च करनी है, इसीलिए मैं उस चीज के बारे में रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूं। एक ये डिटेल और डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड। हम हर पहलू से, हर एंगल से उसके बारे में सोचते हैं और उसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक प्रोसेस वे में हम क्या करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड हम किस चीज को जानना चाहते हैं, देखो एक होता है कि खाली मैं ओवरव्यू जानना चाहता हूं, तो वहां पर रिसर्च मेरी अलग रहेगी, इन्वेस्टिगेशन मेरी अलग रहेगी और मेरा जो डेटा कलेक्शन है वो अलग रहेगा। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहता हूं, देखो मैंने एक आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बताई थी जहां पर हम चीजों को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ मैं एक न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूं, नई चीजों को फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो ऐसी चीजों को मैं क्या बोलूंगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताई थी और एक मैंने आपको एनालिटिकल रिसर्च बताई थी। व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्टिव? जहां पर हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करना मतलब जहां पर हम ये देखना कि ये जो इवेंट है ये क्या है, कोई इवेंट, पर्सन या सिचुएशंस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एक रिसेंट एक सिनेरियो हुआ है जो कि उत्तम नगर में हुआ है होली वाले दिन। आप, आई होप आप सब बच्चों को पता होगा इसके बारे में। अब मैं बोलूं कि भाई उस सिनेरियो को आप डिस्क्राइब करो, कि कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखो जैसा नैरेटिव हमारे सामने पेश किया गया, हम सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कोई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब उसको देख के जैसा आप डिस्क्राइब करोगे वो रिसर्च जो हो गई आपकी क्या हो गई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई। ठीक है, अब जब मैं इसके पीछे ये जानना चाहता हूं कि ये जो इंसिडेंस हुआ ये क्यों हुआ, जब मैं कॉज जानना चाहता हूं उसके पीछे, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सप्लेनेटरी या उसको एनालिटिकल रिसर्च हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकल मतलब कि जब आप इस किसी चीज के बारे में वाई का रीजन जानना चाहते हो तो ऐसी रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, एनालिटिकल रिसर्च हम उसको बोल सकते हैं। और जब कॉज एंड इफेक्ट के बारे में रिलेशनशिप बोलोगे कि अगर ये ना हुआ होता तो ऐसा होता, ये ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हुआ, जब हम कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो दैट इज योर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च।
ठीक है, समझ आ रहा है। तो अलग अलग पर्सन की रिसर्च अलग अलग तरीके की होती है। जैसे मान लो मुझे किसी चीज के बारे में रीजन जानना है, तो मेरी जो रिसर्च रहेगी वो एनालिटिकल रिसर्च रहेगी। मुझे कॉज जानना है, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में रिलेशनशिप जानना है, मुझे ये जानना चाहता है अगर इसकी जगह ये हुआ होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रशासन है उसकी गलती है, या अगर प्रशासन सही टाइम पे सही डिसीजन लेता तो क्या होगा। जब हम कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो दैट इज योर एक्सप्लेनेटरी। हम किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक हमारी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च और एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है बेटा, जहां पर हम क्वालिटेटिव मतलब डेटा को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कोई ऐसी रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं जहां पर हमारे मिक्स ओपिनियन हो सकते हैं और सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब है कि हमारा जहां पे हम फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, हम अपनी एक्सप्रेशन जहां पर हम देना चाहते हैं, पंक्चुअलिटी है आपकी, हार्डवर्किंग है, ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, उसको तो क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है कि आप किसी चीज से कितना सेटिस्फाई हो, तो इसको आप कैसे मतलब वो करोगे, तो ऐसे में हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, जहां पर हम क्वांटिटी, स्टैटिकल टूल्स, टेक्निक्स हम ऐसे यूज कर रहे हैं जहां पर वी हैव सर्टेन नंबर्स एंड सर्टेन फिगर टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टू सजेस्ट सर्टेन सॉल्यूशन। ठीक है, जब मैं आपको बोलूं कि भाई कुछ लोग मारे गए तो ये क्वालिटेटिव है, जब मैं बोलूं 20 लोग मारे गए तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरी रिसर्च है वो किस तरीके के, मान लो मुझे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन चेक करनी है एक पर्टिकुलर बैंक की या पर्टिकुलर सिनेमा हॉल की या एक सोशल नेटवर्क साइट्स की, कि उससे कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब इसमें लोगों का अलग अलग ओपिनियन मतलब जो रहेगा, यहाँ पे जो रेटिंग स्केल में बनाएंगे मुझे रेटिंग स्केल चूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेटिंग स्केल में आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वहां पे सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे हाउ यू आर फीलिंग टुडे, बैड, सैड, वेरी सैड, ठीक है, हैप्पी, समवट हैप्पी और वेरी हैप्पी। तो यहां पर सब में अंतर है, कुछ ना कुछ अंतर है, लेकिन कितना अंतर है ये हम क्वांटिफाई यहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी रिसर्च है, क्योंकि आप अपनी रिसर्च में जब आप बाद में हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे तो आपको हाइपोथेसिस भी उसी के हिसाब से क्या करने पड़ेंगे, टेस्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो अलग टेस्ट यूज करोगे, अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो अलग टेस्ट यूज करो। क्योंकि यहां पर जिस टाइप की हमारी रिसर्च रहती है, जैसा आपने डेटा कलेक्शन किया है, आपका प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, और जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ डेटा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। और जब तक हमारे हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम अपनी कंक्लूजन के पार्ट पे नहीं जा सकते। समझ रहे हो मेरी बात को। हाइपोथेसिस क्या होगा बेटा, हाइपोथेसिस एक ऐसी प्री एजम्पशंस हो गई, इट इज द बेसिक एज्यूम्ड वैल्यूज और एज्यूम्ड सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसका मैं सॉल्यूशन मान के चल रहा हूं कि भाई इसका ये रीजन हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब इस रीजन, मतलब ये जो रीजन है वो सही है गलत है, कुछ भी रीजन मेरा उससे रिलेटेड हो सकता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, दीज आर द प्री एजम्पशंस, दी आर द एजम्पटिव स्टेटमेंट, जिसको हम बाद में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। इट कैन बी करेक्ट और इट कैन बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो हाइपोथेसिस होते हैं उसको हम H0 और H1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। H0 क्या होता है हमारा, नल हाइपोथेसिस, और H1 क्या होता है हमारा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ज्यादातर रिसर्चर जो हैं क्या बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस को ही बनाते हैं और नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, इफ H0 इज रिजेक्टेड देन H1 इज एक्सेप्टेड। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, एक दूसरे के आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं तो इसको एक्सेप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। जब मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा तभी मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस निकल कर आएगा। ठीक है, मैंने कोई चीज मानी थी कि भाई इसका ये रीजन हो सकता है,
मेरे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मैंने टेंटेटिव सॉल्यूशन लिया, मैंने अपनी स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया कि इसका ये रीजन हो सकता है। बाद में जब मैंने अपना जो डेटा कलेक्शन किया उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद मैंने जब उसको टेस्ट किया तब मैंने देखा कि भाई हमारा जो मैंने रिजल्ट माना था वही मेरा सही है, वही मेरा रिजल्ट है, तो उसको मैं H0 को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जो मैं मान के चला हूं वो मेरा रीजन नहीं है, मेरा रीजन कुछ और आता है, तो इन दैट सिनेरियो H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो डेटा है, डेटा कलेक्शन करने में या उसको डिसीजन लेने में हमसे गलती हो जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो दो केमिकल हैं, दोनों केमिकल मैंने आपको दिए और उनको बोला कि मैंने दोनों केमिकल सेम हैं, लेकिन आपने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों केमिकल क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसा हो सकता है हमसे गलतियां भी हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम सही चीज को एक्सेप्ट कर लें, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम मतलब जो सही चीज को एक्सेप्ट करेंगे वो तो हमारा करेक्ट डिसीजन है, गलत चीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कई बार हम लोग जो है सही चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं एरर्स इन हाइपोथेसिस या एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। इट मे बी टाइप 1 एरर और इट मे बी टाइप 2 एरर, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने बताई थी, और बताया था हम लोगों ने कि जब भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो डेटा कलेक्शन हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या रहेगा, प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा रहता है जो हमारा फर्स्ट हैंड डेटा रहता है, एंड इट इज रियल टाइम डेटा कलेक्शन। रियल टाइम डेटा कलेक्शन क्यों, क्योंकि जिस टाइम मैं अपनी रिसर्च से रिलेटेड डेटा कलेक्शन करूंगा उसी टाइम पे मेरा क्या होगा, डेटा मुझे मिलेगा। मान लो आज मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मुझे आज का ही डेटा मिलेगा, और ऐसा डेटा ज्यादा ऑथेंटिक होता है, टाइम ज्यादा लगता है, रिसोर्स ज्यादा लगते हैं और एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में ये जो डेटा होता है वो आपका पर्पस के अकॉर्डिंगली होता है। पर्पस के अकॉर्डिंगली मतलब जैसा जिस पर्पस के लिए मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूं, मुझे उसी पर्पस के लिए क्या करेगा, क्वेश्चनियर में सेट कर सकता हूं, उसी तरीके के मैं क्वेश्चंस अपने फिल कर सकता हूं, और मैं देख सकता हूं कि भाई किस तरीके का डेटा मेरा यहां पर यूज होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत यह रहती है कि यहां पर जो डेटा मिलेगा वो आपका रॉ फॉर्म में मिलेगा। इस डेटा को यूज करने के लिए हमें फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा, फर्दर उसकी डेटा की मतलब जो है सॉर्टिंग हमें करनी पड़ेगी, उसकी डेटा की एडिटिंग करनी पड़ेगी, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं। यहां पर हमारा डेटा भी टाइम लगाएगा, और इसमें बाकी की जो चीजें हैं, रिसोर्सेज भी ज्यादा लगते हैं, एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं रिसर्च को यूज करने में, ठीक है। वहीं पर अगर मैं सेकेंडरी डेटा के बारे में बात करूं तो सेकेंडरी डेटा में क्या रहेगा आपका, ऐसा डेटा जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया है, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटा। हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से कोई डेटा कलेक्ट करते हैं। मैं WTO की वेबसाइट पे गया और वहां पे देखा किस कंट्री में कितना कितना टैरिफ लगा है, कितना आपका जो है ट्रेड मतलब आपका कितना हुआ है, जीडीपी का रेट मैंने देखा, वो मैंने खुद थोड़ी कैलकुलेट किया, वो तो मैंने डायरेक्टली वहां पे जाके क्या करा है, उसको डेटा मैंने वहां से उठाया है। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे जाइए, IMF की रिपोर्ट पे जाइए, आप जो है आपका एग्जिम पॉलिसी देखिए, ठीक है। वहां से मैं जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट होती है वहां से अगर मैंने डेटा को उठाया, क्योंकि वो डेटा तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है ना, किसी और पर्सन ने उसको कलेक्ट किया, मैं तो क्या कर रहा हूं, खाली उसको यूज कर रहा हूं। तो अब मुझे कौन सा डेटा कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये मुझे यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें रेडी टू यूज डेटा मिलेगा आपको, लेकिन डेटा की ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये जो डेटा मिलेगा वो पास्ट डेटा मिलेगा, रिसेंट डेटा आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है वो डेटा 4 महीने पहले, 4 साल पहले आपका कलेक्ट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके के डेटा को थोड़ा सा यूज करने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि उसको हम किस वे में यूज करें। और उससे भी बड़ी बात कि इस तरीके का जो डेटा होता है जरूरी नहीं है आपके पर्पस के अकॉर्डिंगली ही हो, वहां पर हमें डेटा में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट पे देखोगे और मतलब एक चीज के बारे में सर्च करोगे तो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग रिजल्ट देंगे आपका। अब उसमें से कौन सी वेबसाइट जो वो सही कह रही है, कौन सी मतलब वेबसाइट आपका जो गलत कह रही है, यहां पर आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। रिसोर्सेज कम लगेंगे, एफर्ट्स कम लगेंगे, टाइम भी आपको कम लगेगा, रेडीमेड डेटा मिलेगा आपका। देखो कई जगह पे क्या होता है कि जब हम अपनी रिसर्च को यूज करते हैं तो हमें देखना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा आपने यूज किया है, तो आपको बताना पड़ेगा। प्राइमरी डेटा है तो उसके सोर्स अलग होते हैं, सेकेंडरी डेटा है उसके सोर्स अलग होते हैं। प्राइमरी डेटा में कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे आपके, एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी टेस्टिंग, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ठीक है,
ऑब्जर्वेशंस, क्या कह रहे हो? हाँ, सर्वे आपका हो सकता है, ओपिनियन बेस्ड आपका हो सकता है। इस तरीके का जो डेटा रहेगा वो प्राइमरी रहेगा। सेकेंडरी में बताइए, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, पब्लिश डेटा, अनपब्लिश डेटा, इंटरनल रिकॉर्ड्स, इन सबसे जो डेटा मिल रहा है वो सब आपका क्या मिलेगा? सेकेंडरी डेटा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि जैसे मतलब हमने जैसे हमारे पास लास्ट टाइम का रिजल्ट आया था उसके साथ में ही एक पीडीएफ भी आई थी जिसमें लिखा था कि भाई कितने बच्चे, मतलब जो कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने बच्चे उसमें एग्जाम में बैठे और कितने बच्चों का नेट निकला, कितने बच्चों का जेआरएफ निकला, कितने बच्चों का पीएचडी ओनली निकला। ये सब डेटा हमने क्या करा भाई, उसकी वेबसाइट से उठाया और वहां से हमें क्या मिला, उसको मिला। अब जैसे आपका लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, इस टाइम की कितनी कट ऑफ गई, ये हमने खुद थोड़ी कैलकुलेट करी, यहाँ पर हमने उसको उठाया और डेटा हमने उसको यूज कर लिया। तो ऐसा जो डेटा है, इस तरीके की जो चीजें हैं उसको जब हम कंपैरिजन करते हैं, डेटा को अपना यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं किसी कंपनी पे सर्वे कर रहा हूं या फाइनेंशियल एनालिसिस पे सर्वे कर रहा हूं, तो वहां पे प्राइमरी डेटा यूज नहीं होगा, वहां पे सेकेंडरी डेटा ही यूज होगा। कुछ जगहों पे प्राइमरी डेटा ही यूज होता है, सेकेंडरी यूज नहीं कर सकते, कुछ जगह पे सेकेंडरी ही यूज होता है, प्राइमरी यूज नहीं कर सकते। तो आपको देखना पड़ेगा जिस टाइप की आपकी रिसर्च है। जैसे मान लो कंज्यूमर बिहेवियर है तो बेटर होगा कि आप प्राइमरी डेटा को यूज करो। ठीक है, एनालिटिकल इस तरीके की चीजें हैं तो वहां पर बाकी सोर्सेज भी आप ले सकते हो, क्योंकि जैसा रिसर्च रहेगा, जैसा आपका डेटा रहेगा, उसके हिसाब से आप कंक्लूजन भी दोगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आप एक दो टाइप हमारे और रह गए थे। एक इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंगली देखता हूं तो एक आता है मेरा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और एक होता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, हाँ, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड अगर मैं किसी चीज को रिसर्च करता हूं अकॉर्डिंग टू टाइम, तो इसमें दो तरीके की रिसर्च रहेंगी। एक रहेगा हमारा क्रॉस सेक्शनल और एक रहेगा मेरा लॉन्गिट्यूड रिसर्च। चलिए, क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा? देखो, एक ही पीरियड ऑफ टाइम पे जब मैं अलग अलग लोगों से सर्वे कंडक्ट कर रहा हूं या एक ही पीरियड ऑफ टाइम पे मैं अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जब मैं एक ट्रेंड को देखना चाहता हूं या मैं ये देखना चाहता हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर क्या चेंजेस हुए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। समझ आ रहा है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी स्टडी और आपकी इनकम में क्या अंतर रहा है, या मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है 10th से लेकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यूजीसी नेट तक क्या परफॉर्मेंस आपकी रही है। भाई 10th में आपके मार्क्स कैसे थे, 12th में आपके मार्क्स कैसे हुए, फिर आपके ग्रेजुएशन में कैसे रहे, फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे रहे। तो आपकी इस चीज पे जब मैं स्टडी करना चाहता हूं तो वो मेरी क्या हो गई? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जैसे मान लो मैं एक ही चीज पे अलग अलग सेक्शन से या अलग अलग लोगों से स्टडी कंडक्ट करना चाहता हूं, तो ऐसी रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च।
हाँ, क्रॉस सेक्शन को आप ऐसे सेक सकते हो कि जैसे मान लो आप, हमने ये देखा कि अभी जो रिसेंट हमारा जो एग्जाम हुआ, इसमें मैंने आप लोगों से मतलब जो है डेटा कंडक्ट किया, और मैंने आप लोगों से ये पूछा कि हमारा एग्जाम का जो लेवल था वो कैसा था। ठीक है, अलग अलग लोगों से मैंने क्या करा, अपना डेटा पूछा एक ही पीरियड ऑफ टाइम पे। जो बच्चे एग्जाम देकर आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका जो एग्जाम था वो कैसा रहा। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से बताया। जब मैं एक ही पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे अलग अलग ग्रुप को स्टडी करता हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। या 2018 से लेके 2026 तक जो भी हमारा ट्रेंड रहा है, जो भी चीजें हमारी चेंज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या क्या आपका चेंज हुआ, पैटर्न में क्या चेंज हुआ, और आपका जो सिलेबस है उसमें क्या चेंज हुआ, बच्चों की परफॉर्मेंस में क्या चेंज हुआ, आपके रिजल्ट में क्या चेंज हुआ, जब मैं इसको स्टडी करना चाहता हूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, एक मैंने आपको टेस्ट दिया और टेस्ट में आप लोग की परफॉर्मेंस देखी, एक पीरियड ऑफ टाइम पे एक ही टेस्ट दिया मैंने आपको, और उसमें जब आप लोग की रिसर्च को मैंने देखा, उस पर मैंने स्टडी कंडक्ट करी, दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। पिछले 5 सालों से आपको जो भी मतलब जो है एग्जाम आपको दिए जा रहे हैं, उसमें कितने एग्जाम आपने दिए, कितने एग्जाम आपने क्वालिफाई किए, कितना आपका जो है वही आपका कट ऑफ रेट कितना रहा है, तो इन सब चीजों को जब मैं स्टडी करता हूं, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए क्रॉस सेक्शनल में लिख लो, it is the study, it is the study in which data is collected at one point of time, at one point of time from different sections to check the impact, to check the impact of problem on situations. For example, a researcher want to check the customer satisfaction of XYZ product. ठीक है, at a particular period of time, check customer satisfaction of XYZ product at particular point of time. ठीक है, मतलब जहां पे एक कंपनी ये चेक करना चाहती है कि भाई हमारे प्रोडक्ट का कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। अब मैंने अलग अलग लोगों से पूछा और आप लोगों से ये पूछा कि भाई आपका जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आप लोगों ने मुझे जो आंसर दिए उसके बेसिस पे मैंने अपनी रिसर्च कंडक्ट कर ली। ठीक है, दूसरी आप स्टडी लिखो, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। In this type of research, data is collected over a period of time, over a period of time to track the changes, to track the changes occurs. Track the changes occur over a period of time. ठीक है,
मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मैं ये देखना चाहता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 5 साल 10 साल में आपका क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 2014 से जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, तब से लेकर अब तक हमारा एजुकेशन की ग्रोथ रेट क्या रही है, या हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, या क्राइम रेट में कितना चेंजेस आया है जब से ये सरकार हमारी आई है। ठीक है, अब जब मैं इसको स्टडी करना चाहता हूं तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 2014 से लेके 2026 तक आप हर साल का क्राइम रेट देख लो, हर साल का आपका नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज देख लो, फिर आपको चेंजेस पता चलेंगे कि इस साल में इतने हुए, इस साल में इतने हुए, इस साल में इतने हुए, इस साल में इतने, फिर आप एक अपना एनालिसिस आप दे पाओगे। ठीक है, कि इसमें क्राइम रेट आपका बढ़ा है या क्राइम रेट आपका घटा है। ठीक है, मतलब जिस देश में ये नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहीं पर सबसे ज्यादा जो असुरक्षित हैं वो महिलाएं और बच्चे ही हैं। ठीक है, अभी आजकल मतलब आप देख रहे हो भाई, मॉब लिंचिंग इतनी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब कई सारी चीजें आप लोगों ने ऐसी देखी, इन चीजों को अगर आप एक पास्ट ट्रेंड के हिसाब से देखो, ऐसा नहीं कि पहले क्राइम नहीं होते थे, क्राइम पहले भी होते थे, लेकिन जब से इस तरीके की चीजें हमारे सामने आई हैं, एक ट्रैक को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारा जो रुपीज है उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आए। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा जो इन्फ्लेशन है उसमें कितना चेंजेस आया, भाई इन्फ्लेशन बढ़ी है घटी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी रिसर्च को मैं क्या बोलूंगा, ऐसी रिसर्च को मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शन में ये होगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ क्राइम कितने हो रहे हैं, अलग अलग, मतलब जो सेक्शन को जब मैं स्टडी करता हूं एक ही टाइम पे अलग अलग सेक्शन से स्टडी करना, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, पिछले 10 सालों में 20 सालों में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह गए, कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, ऐसी चीजों को जब मैं स्टडी करता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। चलिए इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, a researcher want to conduct study on academic progress over a period of 5 years, academic progress over a period of 5 years। आप एक खुद के ऊपर स्टडी कर लो कि जब से मैंने ग्रेजुएशन करी या 12th के बाद मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस में कितना चेंजेस आया, मेरे ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने हुए, या आगे मैंने जो एग्जाम दिया तो इसमें मेरी परफॉर्मेंस क्या हुई, है ना। जब मैं इसको अपनी स्टडी को कंडक्ट करता हूं तो मुझे समझ आ जाएगा कि भाई मेरी जो, हो सकता है ये चीजें ट्रेंड आपका अपवर्ड रहा, हो सकता है मेरे 10th 12th में इतने नंबर ना रहे हो, मेरे आगे ज्यादा नंबर आए हो, या रिवर्स भी हो सकता है कि पहले मेरे नंबर ज्यादा आते थे और अब मेरे नंबर उतने नहीं आते, है ना। पहले मेरे 90s में नंबर आते थे, अब पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से पहले क्या होता था कि भाई पहले हमारा एक ये रहता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स सिक्योर करो, आज की डेट में क्या है भाई कट ऑफ क्लियर हो जाए, वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कट ऑफ ही इतनी हाई जा रही है आपकी, है ना। तो हमारा ये नहीं रहता कि भाई हमारा बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई मतलब जो है मार्क्स आए, अब इतना रहता है कि भाई एक पेपर निकल जाए, एक जॉब लग जाए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना हो जाए बस, उसके बाद आधी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। ठीक है, अभी जैसे जो आप सब लोग बैठे हो भाई, आपका सबका टारगेट क्या है कि भाई एक जेआरएफ निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा एक मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाए, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे देखते रहेंगे, है ना। अभी हम लोग सब लोग जो है वो इसी चीज को लेके एक उम्मीद लेके बैठे हैं। जहां पर हमारे 90s में नंबर आते थे, इस एग्जाम को क्रैक करने में हमारे मतलब जो है हम उतनी कट ऑफ भी नहीं लेकर आ पाते, क्योंकि लेवल जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई हो गया।
ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, अब जैसे मतलब हम अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर देखें और आजकल के बच्चों के जनरेशन के जो नंबर आ रहे हैं, फिर इनके हिसाब से हमें ऐसा लगता है भाई हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर मतलब हमारे खुद के नंबर जो है वो 60 70 75 में नंबर आए थे आपके, ठीक है। अब बच्चों के 99 98 100 तक मतलब बच्चों के नंबर आ रहे हैं। भैया क्या लिख कर आते हैं बच्चे? 100 तक बच्चों के मतलब नंबर आ जाते हैं। क्या मतलब इनकी बच्चों की एक सिंगल मिस्टेक नहीं होती है? हाउ? ये चीजें भी आपके आगे। अब पता है आजकल मतलब जो है आपने देखा होगा, अब जो बोर्ड के एग्जाम है, मतलब ये भी हमारा चेंजेस हुआ है कि अब जो बोर्ड के एग्जाम जो चेक होंगे वो आपके ऑनलाइन चेक होंगे। ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है ना। अब इसमें क्या कर दिया, टीचरों को एक नया टास्क दे दिया कि भाई आपका सब बच्चों के जो आंसर है उसको स्कैन किया जाएगा, स्कैन करके कॉपीज अपलोड होंगी आपकी। और टीचर जो पहले मैनुअली चेक करते थे, अब वो क्या करेंगे, माउस के थ्रू चेक करेंगे उसको। ये नया एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉपीज को लाना ले जाना और भी कई सारी चीजें मतलब रहती थी। और तो उसमें ये चीज मतलब जो है देखी जा रही है कि भाई एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर होता है तो ठीक है भाई, पॉजिटिव चीजें रहती हैं। कई सारे बच्चे जो मतलब जो टीचर जो है वहां पे जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो 20 से 25 मिनट में एक कॉपी चेक हो रही है, क्योंकि एक एक पेज को मतलब जो है माउस से मतलब चेक करना, उस पर माउस से ही मतलब जो है आपको वो करना है। तो अगेन अपने आप में एक, और फिर इतना ज़्यादा मतलब उतनी लेवल के हमारे पास एक्सपर्टाइज चीज़ें नहीं है जिस हिसाब से हम लोग काम करें। हमारे पास सिस्टम भी उतने एक्सपर्टाइज नहीं है। हम 3 बार माउस दबाते हैं तब एक बार वो क्लिक होता है, या कई बार होता है कि एक बार माउस दबाओ तब वो 3 बार क्लिक हो जाता है, ठीक है। तो कई सारे हमारे जैसे हमारे साथ का टीचर है वो पेपर चेक करने जा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि एक तो 20 से 25 मिनट में एक पेपर चेक हो रहा है, और दूसरा कि अगर जैसे मतलब आपने सर्वर का इशू हो गया और वो कॉपी अगर सेव नहीं हुई तो वहां से रीसेट हो जाती है, वो वहां पे एक आईडी इशू मतलब जो वहां पर हो रहा है। तो अगेन ये इस तरीके की चीजें हमारे पास चल रही हैं। एक जैसे बोर्ड वाला एग्जाम है, उनको एक नया ऑप्शन दिया जा रहा है कि जैसे जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया, जैसे मार्च में जो अभी एग्जाम हुआ उतना ठीक है, अगर जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई इसमें नंबर हमारे अच्छे नहीं आए तो एक चांस और दिया जाएगा आपको, फिर आप मई में दोबारा से बोर्ड का एग्जाम दे देते हो। ऐसा हमारे टाइम में क्यों नहीं था? सिलेबस इतना कम कर दिया है बच्चों का कि 20 नंबर प्रैक्टिकल के, इसके उसके मतलब जो कुल मिला के मतलब 70-80 नंबर का पेपर रहेगा आपका, उसमें भी इन बच्चों से नंबर नहीं लाए जा रहे। एक हमारे टाइम में था कि भाई अपना ठीक है भाई, अब तक जो पढ़ा वो ठीक है भाई, पूरी बुक आएगी, पूरी बुक में जो लिख कर आओगे उसी में से नंबर मिलेंगे, 20 ले आओ, 40 ले आओ, 60 ले आओ, उसमें कोई इंटरनल मार्क आपका नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम लोगों ने जो पढ़ा था वो चीजें ज्यादा सक्सेसफुल थी एज कंपेयर टू दीज थिंग्स, है ना। मतलब हमारे यहाँ के जो हमारे टाइम में जितने बच्चों के 60 70 80 नंबर भी आ जाते थे, वो अब इतना बच्चे मतलब जो है उतने कारगर नहीं है। इतने के बावजूद भी बच्चे मतलब जो है सीयूटी का एग्जाम फिर मतलब दे रहे हैं, मतलब 12th का एग्जाम दे रहे हैं, वही चीजें मतलब जो सीयूटी के एग्जाम में आ रही है, बच्चा वहां जाके एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर बच्चा 90% नंबर लेकर आ रहा है, वहां एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा है बच्चा, क्योंकि लेवल का बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, ठीक है। तो ये चीजें भी हमारी इसमें रहती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टडी लिखिए आप। टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस के बेसिस पे अगर मैं अपनी स्टडी को कंडक्ट करता हूं तो मेरी दो तरीके की रिसर्च रहती है, एक होती है इंडक्टिव और एक होती है मेरी डिडक्टिव। ये आप लोगों ने टीचिंग में भी पढ़ा होगा। एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक आपका डिडक्टिव मेथड होता है। क्या होता है? देखो हाँ जी, इंडक्टिव बताइए पहले। पहले आप एक ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन से एक पैटर्न बनाओ, और पैटर्न से फिर क्या करो, एक थ्योरी जनरेट करो, ठीक है। मतलब जब हम ऑब्जर्वेशन से एक पैटर्न और पैटर्न से हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस से एक थ्योरी पर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिसर्च। जब आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व करने के बाद एक पैटर्न देखा, और पैटर्न के बाद एक हाइपोथेसिस बनाया, और हाइपोथेसिस के बाद एक थ्योरीज पे जब आप चले जाते हो
तो ऐसी रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने एक तीसरा एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने बोला कि देखा बच्चों ये एक पैटर्न बन गया। तो अब आगे से अगर आप ऐसी भी कोई चीज करते हो तो ये इस रीजन की वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई चीज ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व करने के बाद मैंने उसका एक पैटर्न एनालिसिस किया, पैटर्न एनालिसिस करने के बाद एक हाइपोथेसिस मैंने बनाया, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया? एक थ्योरीज बना दी। तो ऐसी रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिसर्च। एक इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है? डिडक्टिव। डिडक्टिव रिसर्च क्या रहेगी? पहले आपके पास एक थ्योरी है, थ्योरी से आपने हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस से आपने ऑब्जर्वेशन करी, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने एक कंक्लूजन दिया। ठीक है, मतलब थ्योरी से आप एक कंक्लूजन पर जब आप जाते हैं, मतलब आपने कोई देखा कि भाई आपके पास एक थ्योरी है, थ्योरी को फिर आपने क्या करा? एक हाइपोथेसिस बनाया कि भाई ये जो थ्योरी बनाई है क्या ये वाकई में सच होती भी है या नहीं होती है। हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, डेटा कलेक्शन किया, डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्रूफ कर दिया कि ये जो थ्योरी थी वो सही थी। समझ रहे हो? मतलब थ्योरी आपके पास ऑलरेडी है, उसको आप टेस्ट कर रहे हो कि ये थ्योरी जो बता रही है वो सही है या गलत है। तो ऐसी रिसर्च को मैं क्या बोलता हूं? डिडक्टिव रिसर्च। जब एक पर्टिकुलर पर्सन मतलब ऑब्जर्वेशन से थ्योरी पे जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडक्टिव। जब वो थ्योरी से आपका कंक्लूजन पे जाता है या ऑब्जर्वेशन पे जाता है तो ऐसी रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, तो आप इंडक्टिव में लिख सकते हो, इंडक्टिव रिसर्च में लिखो, when a researcher move from specific observation to general conclusion। मतलब ऑब्जर्वेशन से हम जर्नल कंक्लूजन पर जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक टू जर्नल। ठीक है, आफ्टर टू जर्नल कंक्लूजन, आफ्टर कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम वेरियस डेटा कलेक्शन। मतलब यहां पर जो रिसर्चर को कोई भी चीज मिलेगी वो किसके बेसिस में मिलेगी? डेटा कलेक्शन के बेसिस में मिलेगी, और वही क्या कर रहा है? उसको कंक्लूड कर रहा है। This type of research common in qualitative research। इस तरीके की रिसर्च ज्यादातर हमारी क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारी रहती है, जहां पर हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद अलग अलग सिनेरियो को देखते हैं, फिर हमें एक पैटर्न नजर आता है, उस पैटर्न से फिर हम लोग जो है एक कंक्लूजन पे जाते हैं, उस कंक्लूजन से फिर हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं। देखो बहुत सारे लोग जो थ्योरीज डेवलप करते हैं वो कैसे डेवलप करते हैं? अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरीज पे जाते हैं। जैसे मोटिवेशन की थ्योरीज मिली, आपकी साइंटिफिक थ्योरी मिली, आपकी अलग अलग थ्योरीज। जैसे मुझे किसी कल्चर पे मुझे स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगा? पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करूंगा, ऑब्जर्व करने के बाद फिर मैं अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग सिनेरियो को मैं स्टडी करता हूँ, अलग अलग लोगों से पूछता हूँ, फिर उनके बीच में एक जो है कहते हैं ना सामंजस्य स्थापित करना या उनके बीच में रिलेशंस देखना, फिर उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पे जाता हूं या एक थ्योरी में डेवलप करूंगा कि अगर ये ऐसा हुआ है तो ये ऐसा इसलिए हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग डेटा कलेक्ट किए, अलग अलग डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको जब मैंने उसको टेस्ट किया तो वो मेरा क्या हो गया? एक थ्योरीज बन गई। तो जितने भी हमारी थ्योरीज बनती है वो ऐसे ही बनते हैं जनरली कि हमारे पास अलग अलग चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उससे कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उसके बाद हम एक अपनी थ्योरी देते हैं। कौन सी? हाँ, मतलब इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे
इसमें कोई स्पेसिफिक मतलब जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर हम लोग जो है एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे हम लोग आ रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ क्या कह रहे थे आप? ये हमारी स्पेसिफिक टू जनरल में आता है ना, क्योंकि जनरलाइज हम क्या कर रहे हैं भाई, जनरल तो हम थ्योरी बना रहे हैं ना। पहले आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थे उससे रिलेटेड आपने डेटा लिया, ऑब्जर्वेशन करी, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक जनरलाइज मतलब हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो थ्योरीज एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट होता है। जब एंड रिजल्ट हमारा थ्योरीज होता है तो उसको जनरलाइज बोलते हैं। मतलब आप स्पेसिफिक से लेके जब आप जर्नल पर आ जाते हो तो ये हो जाता है इंडक्टिव। लेकिन जब आप जर्नल से लेके स्पेसिफिक पर जाते हो तो ये आपका हो जाएगा डिडक्टिव। ठीक है, तो ऐसे में जब भी हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव जैसे आप लोग जो स्टडी करोगे, आप लोग स्टडी कैसे करोगे? जब आप पीएचडी में जब आप लोग जाओगे तो आप क्या करोगे? पहले अपनी ऑब्जर्वेशन करोगे, डेटा कलेक्शन करोगे, डेटा कलेक्शन करने के बाद एक अपना कोई कंक्लूजन या थ्योरी दोगे कि भाई हमारा कंक्लूजन ये है। मान लो ऑलरेडी एक थ्योरी आपके पास ऑलरेडी है, उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूं, उसको मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो थ्योरी है वो सही में अप्लाई होती भी है या नहीं होती है। तो हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी है, उससे रिलेटेड मैंने क्या करा? एक हाइपोथेसिस बनाया, डेटा कलेक्शन किया, और डेटा कलेक्शन करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आता हूं कि ये जो चीज मैंने बताई थी या ये जो थ्योरी आती है ये सही है या गलत है। तो जब मैं जर्नल टू स्पेसिफिक पे आऊंगा तो ये मेरा डिडक्टिव हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक टू जर्नल पे आऊंगा, जनरलाइज करना, जब जनरलाइज पे आऊंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इंडक्टिव बोलूंगा। ठीक है, आप डिडक्टिव में लिख लीजिए। When a researcher move from general theory to specific hypothesis testing, general theory to specific hypothesis testing by using of existing theory, by using of existing theories is known as deductive research. For example, all, एक एग्जाम्पल लिखो, all men are mortal. एक दूसरी स्टेटमेंट लिखो, रोहित इज अ मैन, रोहित इज अ मैन। ठीक है, देयरफॉर रोहित इज मॉर्टल। ठीक है, मतलब हमारे पास एक थ्योरी है जहां पर वो कह रहा है कि जितने भी आदमी हैं वो क्या है? मॉर्टल हैं। फिर मैंने एक दूसरी स्टेटमेंट दी, इसका मतलब जितने भी मैन हैं उन सब पे ये थ्योरी अप्लाई होगी। फिर मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर एक्स जो है वो क्या है? मैन है। फिर मैंने यहां से एक कंक्लूजन दिया, क्या कंक्लूजन दिया? कि रोहित जो है वो भी क्या है? एक मॉर्टल है, क्योंकि रोहित क्या है? एक आदमी है, और सारे आदमी क्या होते हैं? मॉर्टल होते हैं। तो यहां से मैंने कंक्लूजन दे दिया। थ्योरी आपके पास ऑलरेडी थी, एक मैंने हाइपोथेसिस बनाया, उसको ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैंने क्या कर दिया? कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, अब जैसे मतलब मैंने आपको जो है एक चीज मैंने आपको कोई बताई कि रोहित इज अ मैन। ठीक है, ही इज ऑल्सो, मतलब जो है एक XYZ पर्सन कोई लिया मैंने, फिर उनके स्टडी को मैंने देखा, दोनों ही मॉर्टल है। या 3 मैंने एक मैन और लिया, ऑब्जर्वेशन करी, फिर उसके बाद वहां पे ही पता चला कि भाई वो भी एक मॉर्टल है। फिर मैंने एक कंक्लूजन दे दिया कि ऑल मैन आर
मॉडल। ठीक है, जब मैं एक छोटी चीजों पे लेकर जाता हूं, उससे मैंने ऑब्जर्वेशन करी, ऑब्जर्वेशन से मैं एक थ्योरी पर जाता हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा इंडक्टिव। ठीक है, और जहां पर ऑलरेडी थ्योरी है, थ्योरी से मैं एक स्पेसिफिक उस पे आ जाता हूं, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक आना, बड़ी चीज से छोटी चीज पे आना, दैट इज योर डिडक्टिव। छोटी चीज से बड़ी चीज पे जाना, मतलब ऑब्जर्वेशन से थ्योरी पे, ऑब्जर्वेशन बहुत छोटी सी चीज है, उससे फिर एक थ्योरी पे जाना, दैट इज योर इंडक्टिव। छोटी चीजों को इंक्लूड करके एक बड़ी थ्योरीज पे कंडक्ट करना, दैट इज योर इंडक्टिव। थ्योरी ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन थ्योरी से फिर आप एक कंक्लूजन पे जाना और उससे फिर आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना, दैट इज योर डिडक्टिव। ठीक है, हाँ, छोटी चीज से बड़ी चीज पे जाना मतलब इंडक्टिव, और बड़ी चीज से छोटी पे चीज मतलब थ्योरी से कंक्लूजन पे आना डिडक्टिव। थ्योरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उसको टेस्ट करना है आपको, ये जो थ्योरी है वो सही है गलत है, तो ऐसी चीजों पे जाना वो हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्टिव हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझो, मैंने एक एग्जांपल दिया पहले आपको, फिर उसके बाद में थ्योरीज को एक्सप्लेन किया, ये मेरा क्या हो गया, इंडक्टिव। मैंने पहले एक थ्योरी समझाई, फिर मैंने बताया कि अच्छा बच्चों इस थ्योरी को हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीजें हुई, फिर उसके बाद मैंने उसको जो है प्रूफ किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिडक्टिव। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई हमारे पास जो रिसर्चर है वो किस तरीके से अपनी स्टडी को क्या कर रहा है, रिसर्च में लेकर आ रहा है, वो स्पेसिफिक टू जनरल पे जा रहा है या जनरल टू स्पेसिफिक पे जा रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीकों को वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, डिडक्टिव में एक लाइन और लिख लेना, इट इज कॉमन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसको ना आप ऐसा एक डायग्राम बना लो, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन पे आते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव। और जनरलाइजेशन या थ्योरी आपके पास ऑलरेडी है, उसको सिर्फ आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको कंक्लूड कर रहे हो कि ये जो चीज है वो सही है या गलत है, तो ऐसी चीजों को मैं क्या बोलूंगा, डिडक्टिव। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई आप लोग को, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, और थ्योरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, थ्योरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट पे जा रहे हो। जैसे मैंने एक थ्योरी डेवलप करी, ऑल पुअर पीपल आर अनएम्प्लॉयड, मैंने एक थ्योरी बनाई। ठीक है, फिर मैंने कुछ पुअर पीपल पे मतलब जो है स्टडी करी, मैंने 2-3 लोगों पे स्टडी करा और ये पाया कि भाई ये जो चीज़ हैं, जो पीपल पुअर हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। फिर मैंने उस थ्योरी को क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि ये जो थ्योरी कह रही है वो क्या कह रही है, सही कह रही है। मिस्टर राम इज अ पुअर एंड ही इज ऑल्सो अनएम्प्लॉयड, मिस्टर वाई इज अ पुअर एंड ही इज ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। फिर मैंने मतलब जो है ये कंक्लूजन दे दिया कि ये जो पुअर लोग होते हैं वही अनएम्प्लॉयड होते हैं।
ठीक है, तो ऐसी चीजों को मैं क्या बोलता हूं, थ्योरी से जब मैं एक्सप्लेनेशन पे आता हूं, कंक्लूजन पे आऊंगा, दैट इज योर डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब रिड्यूस कर देना उस चीज को और फिर उसके पे कंक्लूजन पे आना। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन। अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन है वो कितनी है, कहां पर कितना हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस चीज को जब मैं स्टडी करता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल आपको पता है कि जब भी हम रिसर्च स्टडी करते हैं तो हमें वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स या फैक्टर्स को लेना पड़ेगा कि जिसके बेसिस पे हम अपनी स्टडी को कंडक्ट करेंगे। ये जो वेरिएबल हैं ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से वेरिएबल को डिपेंडेंट मान रहा है और कौन से वेरिएबल को वो इंडिपेंडेंट मान रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टडी कंडक्ट करना चाहता हूं जिस पे मैंने क्या करा, ये बताया आपको कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, घटती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और प्राइस क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, मतलब प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, तो प्राइस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डिपेंडेंट फैक्टर। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो रीजन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, इसमें चेंजेस आया इस रीजन की वजह से। तो जो चेंजेस आया है, जिसमें चेंजेस आया है वो डिपेंडेंट हो गया, जिसकी वजह से आया है वो आपका इंडिपेंडेंट हो गया। प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में इंपैक्ट आएगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो इसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूं, ये मैं एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूं और इसको मैं अलग अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। या मान लो मैंने आपको बताया कि इनकम बढ़ती है, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर डिपेंड हो गया मेरा किस पे, इनकम पे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी इनकम होगी उस हिसाब से मैं क्या करता हूं, अपना एक्सपेंडिचर चेंज करूंगा। तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इनकम क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनकम कम होगी एक्सपेंडिचर कम होगा, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया किसमें, इनकम और आपके एक्सपेंडिचर में। यहां पर क्या हो गया आपका, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन हो गया, मतलब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैं अलग अलग चीजों को क्या कर सकता हूं, अपनी वेरिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता हूं। अब मान लो प्राइस की जगह मैंने क्या ले लिया, मैंने इनकम मतलब जो एक फैक्टर ले लिया, या इनकम की जगह मैंने कोई दूसरा और फैक्टर ले लिया, जैसे आपका इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, जब इनकम बढ़ेगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों पे डिपेंडेंसी लेकर आ सकते हैं। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहां पर ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब मैं दो ऐसे वेरिएबल को स्टडी कर रहा हूं जिनका आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है। अब जैसे आपका एज ऑफ वाइफ एंड एज ऑफ हस्बैंड, इसमें डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, इसमें डिपेंडेंसी है ही नहीं आपके, दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि जो मैंने फैक्टर लिए इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन हो ही ना, और ये दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है।
ऐसा हो सकता है जैसे अगर हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की भी एज क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की एज की वजह से वाइफ की एज बढ़ेगी, तो यहां पर डिपेंडेंसी वाला कोई सीन नहीं होता। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, रिसर्चर जो है डेटा में मैनिपुलेशन करता है, मतलब आपके फैक्टर्स जो है उसमें मैनिपुलेशन करता है कि कौन से फैक्टर को वो डिपेंडेंट मान रहा है, कौन से फैक्टर को इंडिपेंडेंट मान रहा है, और कई बार वो मैनिपुलेशन कर सकता है, कई बार वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। जैसे मान लो मैं एक आप पे ये जानना चाहता हूं कि भाई कौन से मेथड का कितना इंपैक्ट रहता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे, या व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ट्रेनिंग मेथड ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्सन, मतलब एक पर्सन का ट्रेनिंग मेथड से क्या इंपैक्ट रहता है। मैंने अलग अलग तरीके से आपको ट्रेन करा, एक मैंने फ्रेंडली वे में ट्रेन करा, एक मैंने मतलब एग्जांपल के थ्रू ट्रेन करा, एक ऑन द जॉब की मैंने ट्रेनिंग दी आपको, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी, एक मैंने आपको एक कल्चरल मैंने आपको ट्रेनिंग दी। तो किसका कहां पर क्या इंपैक्ट रहता है, तो इन चीजों को मैंने स्टडी करा, मतलब अलग अलग चीजों को वेरिएबल में मैनिपुलेट वहां पर कर सकता हूं। अब जैसे मैं ये देखना चाहता हूं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्या लाइटिंग से आपकी प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट आएगा, क्या लाइटिंग से आपकी प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट आएगा, मैं इस चीज को स्टडी करना चाहता हूं, या अलग अलग फैक्टर्स को मैं स्टडी करना चाहता हूं। या जैसे मान लो मैंने लाइटिंग बहुत ज्यादा डिम कर दी, फिर मैंने आपकी प्रोडक्टिविटी देखी। ठीक है, एक तो ये मैंने स्टडी करा, और ऐसा भी हो सकता है एक मैंने लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट कर दी, मतलब लाइट ही लाइट लगा दी सब तरफ, मतलब फोकस वाली जो लाइट है वो ऐसे करके मतलब बिल्कुल एकदम ब्राइट लाइट कर दी, अब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक मैंने आपको बिल्कुल डिम लाइट कर दी, इतनी डिम कि आप आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, बहुत डिम कर दी। जैसे कई जगह पे मतलब हम डिस्को वगैरह में जाते हैं, वहां पे डिम लाइट होती है, डीजे वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे एक अलग लाइट होती है, तो वहां पे मतलब ठीक है विजिबिलिटी वगैरह सब चीजें क्या होती हैं आपकी अलग अलग होती हैं। अब जैसे मैंने क्या करा, आप सबको यहाँ पर एक सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया करवा दिया, एक बढ़िया तरीके से मैंने क्या कर दिया, आप सबके जो सीटिंग है मतलब जो चेयर्स वगैरह हैं बढ़िया क्वालिटी के लगवा दी, क्या उससे प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट आएगा? एज सच बहुत ज्यादा नहीं आएगा भाई, आप उस पर बैठने के लिए थोड़ी आ रहे हो, लेकिन आप तो जो क्वालिटी है उसके मतलब इंपैक्ट के लिए आप आ रहे हो। ठीक है, एक मैंने टीचर बदल दिया, फिर तो इंपैक्ट आएगा। एक मैंने क्या करा, 3-4 एसी लगवा दिए इसमें, एक वहां पे एसी, एक इधर एसी, एक इधर एसी, एक इधर एसी, क्या उससे इंपैक्ट आएगा? क्या कह रहे सर, नींद आएगी है ना, सो जाएंगे। चलिए, तो यहां पर मैं अलग अलग चीजों को क्या करना चाहता हूं, उसको स्टडी करना चाहता हूं, और ये देखना चाहता हूं कि इनका आपस में कोई रिलेशन है, या रिसर्चर इन सब चीजों को स्टडी करता है तो उनका आपस में रिलेशन कोई है या नहीं है। ठीक है, तो कई बार हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कई बार हम उसको मैनिपुलेट नहीं करते। मुझे एक ही वेरिएबल स्टडी करना है और उस पर मुझे उसका इंपैक्ट देखना है, तो वहां पर मैनिपुलेशन नहीं हो सकते। कई बार अलग अलग वेरिएबल्स पे स्टडी करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि भाई क्या आपका जो है इंपैक्ट है उसमें आएगा, तो इन सब चीजों को मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबिलिटी मतलब हम कर सकते हैं। तो इसमें एक आती है मेरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक आती है मेरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एक आती है आपकी क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल QUASI, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और एक आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि वो वहां पे मैं अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अलग अलग चीजों पे मैं उसको जो है स्टडी कर रहा हूं। अब यहां पर हम इंडिपेंडेंट फैक्टर में तो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर में तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट फैक्टर है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इस फैक्टर में चेंज कर सकता हूं, मैं प्राइस की जगह मैंने क्या कर दिया भाई इनकम ले ले, या मैं प्राइस को भी कह रहा हूं कि भाई अगर इतना चेंज होता तो कितना चेंज होगा। अगर मान लो प्राइस जब मेरा 5 से 7 हो गया तो क्या चेंज आया, 7 से 10 हो गया तो क्या चेंज आया, और 10 से 15 हो गया, 20 हो गया तो मेरा क्या चेंज आया। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैनिपुलेशन हम कर सकते हो। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट में डेटा जो आपका रहता है
उसको हम क्या कर सकते हैं, आपकी वेरिएबिलिटी हम कर सकते हैं, वहां पर हम बायसनेस अपनी कर सकते हैं। रिसर्चर अपने हिसाब से क्या करेगा, वेरिएबिलिटी अपनी यहां पर कर सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हो व्हेन द रिसर्चर, एक्सपेरिमेंटल में लिखो व्हेन द रिसर्चर मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and establish independent variable when the researcher manipulate independent variable and establish cause effect रिलेशनशिप। कॉज का मतलब कारण और इफेक्ट का मतलब परिणाम, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब देखो वो क्या कर रहा है कि जब इसने अलग अलग वेरिएबल्स लिए, मतलब जैसे प्राइस उसने 5 रुपए लिया, फिर उसको 7 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 15 कर दिया, फिर 20 कर दिया। अब वो ये देखना चाहता है कि कितना प्राइस चेंज करने पे कितना इंपैक्ट आता है। देखो जैसे जो नेसेसिटी वाली चीजें होती है, जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जैसे नेसेसिटी वाली चीजें हैं उस पर प्राइस चेंज करने से कोई इंपैक्ट नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे जो नेसेसिटी वाली चीजें, जैसे आपका आटा दाल चावल राशन वाली जो चीजें हैं, इन पे अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, घटेगा तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई इनकम ज्यादा हो जाएगी तो हम ज्यादा आटा खाने लग जाएंगे या ज्यादा नमक खाने लग जाएंगे या ज्यादा मेडिसिन हम खाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपकी इनकम कम रहेगी तो हम कम खाएंगे, भाई नमक तो जितना डलना है वो उतना ही डलेगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि भाई यहां पर जो नेसेसिटी वाली चीजें हैं उन पे कोई फर्क आपका नहीं आता, लेकिन वहीं पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है, जैसे लग्जरी आइटम है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो हम इनको खरीदेंगे, इनकम घटेगी तो हम इनको नहीं खरीदेंगे, इन पे भी हमारा इंपैक्ट आता है। तो यहां पर अलग अलग चीजों का अलग अलग इंपैक्ट आता है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि भाई अगर मैं प्राइस में चेंजेस करता हूं तो अगर मेरा कोई प्रोडक्ट मेरा ऐसा हुआ जो नेसेसिटी वाला है तो वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, लग्जरी आइटम है तो वहां पर आपका इंपैक्ट आएगा, कुछ गुड्स इलास्टिक होते हैं, कुछ गुड इन इलास्टिक होते हैं, तो वहां पर अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं हम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यही चीजें जानना चाहता हूं कि भाई इस चीज का अगर मैं कोई इंपैक्ट करता हूं तो मेरा क्या उस पर कोई इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा। जैसे इनकम बढ़ेगी नेसेसिटी वाले गुड्स पे तब भी मेरा कोई फर्क नहीं आएगा, प्राइस बढ़ेगा तब भी मेरा कोई फर्क इसमें नहीं आएगा। तो मैंने वेरिएबल इंपैक्ट करने के बाद भी मैंने ये चेक करा कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, मतलब अगर मैंने चेंज भी कर लिया तब भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई चेंज नहीं आया। प्राइस चेंज करा तब भी मेरी डिमांड उतनी थी, और मैंने सिचुएशन चेंज करी तब भी मेरी डिमांड उतनी थी। तो इसका मतलब मुझे ये चीज समझ आ गई कि नेसेसिटी वाली चीजों पे इनका कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो आप इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो, ही हैज कंट्रोल, इसी में आप लिख सकते हो एक पॉइंट एक्सपेरिमेंटल में, ही हैज कंट्रोल, हाँ, ही हैज कंट्रोल ओवर experimental group and different factors, and different groups, factors आप लिख सकते हो। ठीक है, एक हमारी मतलब वो आती है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आती है। देखो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसा रहता है कि जहां पर पूरी स्टडी को कंडक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब जहां पे सिर्फ हम एक ओवरव्यू ही ले सकते हैं, एंटायर बेस पे हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज रही हैं हमारी और उसका एग्जिस्टिंग ग्रुप पे क्या इंपैक्ट रहा है। अब वो उसको एग्जिस्टिंग ग्रुप पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी का इंपैक्ट चेक करने के लिए
आपको अलग अलग एस्पेक्ट पे देखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एज एक फैक्टर हो सकता है, इनकम एक फैक्टर हो सकता है, आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी एक फैक्टर हो सकता है। आपको मल्टीपल फैक्टर जब एक चीज पे होते हैं तो सारे फैक्टर को स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मैं ये स्टडी करना चाहता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन क्यों हुई। खाली आप ये नहीं कह सकते कि भाई खाली स्टडी ना करने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। तो कई बार ऐसा हो जाता है मल्टीपल फैक्टर्स पे उस पे आपकी चीजें इंपैक्ट करती हैं और वहां पर एक एंटायर मतलब स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम सिर्फ कुछ ही वेरिएबल यहां पर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं उसको स्टडी कर पाते हैं। तो ऐसी रिसर्च को हम बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में इंपैक्ट जानना चाहता हूं कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट मेरी डाउन हो रही है, लेकिन क्यों डाउन हो रही है। अब खाली ये कह देना कि इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी डाउन हो रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके मल्टीपल फैक्टर आपके हो सकते हैं, जैसे कोविड एक फैक्टर हो सकता है, आपकी इंटरनल पॉलिसी एक दूसरा फैक्टर हो सकती है, हमारा जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हमारे आ रहे हैं, जैसे आजकल आसपास में आप देख रहे हो कि भाई ईरान यूएसए और इनके बीच में आपस में रिलेशन मतलब जो खराब हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई जो वो बम फेंक रहा है, तो इसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके जीडीपी पे भी इंपैक्ट आ रहा है। क्योंकि जिस कंट्री के साथ में हम मतलब जो है बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, हमारा एक नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, उसने टैरिफ लगा दिए, ये भी एक रीजन हो सकता है। कई सारे मतलब जब फुल फ्लेज स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम कुछ ही फैक्टर्स को यहां पर लेते हैं और उनसे ही हम इफेक्ट उस पर क्रिएट करते हैं। तो ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, उनकी ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो हम एक आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो है सर्वे बेस्ड होती हैं। मतलब इन्होंने अलग अलग जगह पे मतलब क्या होता है, अब देखो पूरी एंटायर पॉपुलेशन पे सर्वे करना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं छोटी सी पॉपुलेशन पे सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पे ही अपनी पॉपुलेशन पे अपना ये जो सर्वे है उसको कंडक्ट कर देते हैं। तो ये सर्वे बेस्ड आपकी रहती हैं, क्योंकि एंटायर बेस पे तो हम उसको स्टडी नहीं कर पाते ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो व्हेन रिसर्चर manipulate only few variable when researcher manipulate only few variables क्वासी में few variables and full experiment is not possible and full experiment is not possible। For example, a researcher want to study effect of policy researcher want to study effect of policy in an existing classroom। in an existing classroom। ठीक है, मतलब यहां पर सारी चीजों को स्टडी कर पाना जब पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हम थोड़े थोड़े वेरिएबल ले लेते हैं और जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं अपनी एक स्टडी कंडक्ट कर लेते हैं। और एक लास्ट में आती है हमारी ऐसी रिसर्च जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब जैसे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम एक ऐसी रिसर्च को बोलते हैं जहां पर एक पर्सन जो है वेरिएबल को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता है, जहां पर एक रिसर्चर वेरिएबल को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कोई नेचर पे स्टडी करनी है, जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, अब इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे सन पे स्टडी करनी है तो ये तो ऑलरेडी मतलब ठीक है भाई ये सच है, चीजें हमारी, और इसमें कोई वेरिएबिलिटी आप यहां पर नहीं कर सकते हो।
कोई वेरिएबल आप जो है यहाँ पर एग्जिस्टिंग काम नहीं करेगा। जैसे मान लो मुझे सोलर सिस्टम पे वो करना है, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अब यहाँ पे कोई वेरिएबल मतलब जो है यहाँ पर काम नहीं करेगा, किसी में मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते। नेचर पे मान लो मुझे स्टडी करनी है, किसी का मतलब एनवायरमेंट मुझे स्टडी करना है, या कहीं पे कोई एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं नेचर पे अगर इस तरीके की कोई स्टडी कंडक्ट करनी है कि कैसा है भैया वहाँ पे वेदर कैसा है, तो इस पे मैं मैनिपुलेशन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा, हाँ जी। देखो यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्चर जब ना ये देखता है कि भाई मैंने अगर कोई चीज़ मैं स्टडी करता हूँ, अगर वो अलग अलग वेरिएबल लेता है और उसमें ये देखता है कि भाई इसका क्या इंपैक्ट आएगा, इसका इसकी परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा, अलग अलग इंपैक्ट होने के जब चांसेस होते हैं, तो रिसर्चर क्या करता है कि ये जो रीज़न आया है वो इस वजह से आया है, तो वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के बारे में रिलेशनशिप जो वो स्टडी करता है तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, या ऑब्जर्वेशन हम उसको कह सकते हैं कि भाई जहाँ पर चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा है, या वो ये देख रहा है कि भाई इसका अगर मैं इतना इंपैक्ट करता हूँ, जैसे मैंने आपको अलग अलग फैक्टर्स बताए, जैसे मैंने लाइटिंग एक एग्जांपल लिया, मैंने टीचर के एग्जांपल लिया, यहाँ पर अलग अलग इंपैक्ट आएंगे ना, यहाँ पे मैं अलग अलग मेथड्स को स्टडी करना चाहता हूँ, आपकी परफॉर्मेंस पे क्या स्टडी होने वाली है, तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बताऊंगा, तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि इसका इस पे इंपैक्ट आता है या इस पे इंपैक्ट आपका नहीं आएगा, इन सब चीज़ों को मैं बताता हूँ। और कई बार क्या होता है कि जब चीज़ें एज इट इज चीज़ें चल रही हैं, जो नेचर में ऑलरेडी चीज़ें यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं, उन पे आप सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, उसमें वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो मैनिपुलेट इसलिए करेगा जब वो ये जानना चाहता है कि अलग अलग फैक्टर का क्या इंपैक्ट रहेगा। इस चीज को मैं अपना जो है, अब आप ऐसा थोड़ी है कि मैंने एक ही फैक्टर देखा उस पर मैंने उसको बता दिया कि भाई इससे कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो ये तो कोई रिसर्च नहीं हुई ना। तो ऐसे में जब मुझे पता है कि मैं वेरिएबल को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता हूं, तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल उसमें आ जाती है, मतलब वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसमें लिख लो, व्हेन रिसर्चर हैज नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, has no manipulation of variable to conduct a research. Only observation can be described. ठीक है, मतलब जहां पे मतलब खाली ऑब्जर्वेशन ही आप कर सकते हो, सिर्फ आप उसको देख सकते हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते, जो चेंजेस आपके हो रहे हैं उसमें कोई मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी रिसर्च होती है हमारी। ठीक है, एक होती है हमारी इसमें आप लिख सकते हो हिस्टोरिकल रिसर्च। हाँ, ये अलग अलग से मतलब लिखना, अदर रिसर्च में लिखना, सम अदर टाइप ऑफ रिसर्च। जिसमें हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, हाँ ये मैं लिख देता हूं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हाँ, एक आपका सोशल रिसर्च भी आती है इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। क्या होती है हिस्टोरिकल रिसर्च?
जो हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं उसको उठा के हम क्या करते हैं, उस पर जब मैं हिस्ट्री के कोई इवेंट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ। मान लो कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, आप किसी मॉन्यूमेंट्स पे आप जाते हो, वहाँ पर आप चीज़ों को देखते हो, जैसे आपने हुमायूं का टॉम देखा और आपने कोई जो है एक अलग अलग हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आपने वहाँ पे उसको स्टडी किया, आपने ताजमहल देखा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे आपने उसको स्ट्रक्चर किया, सर्वे किया, और फिर वहाँ पर आपने जो चीज़ें हैं उनको देखा। जो चीज़ें ऑलरेडी हिस्टोरिकल चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे मतलब आपका मुगल एम्पायर की स्टडीज़ को आप करो, ठीक है, आप ब्रिटिशर्स की स्टडी को आप देखो, आप खिलजी डायनेस्टी को देखो, है ना, अलग अलग हमारी डायनेस्टी हैं, तो वहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रूल किया है, कैसे हमारे पास लोग आए और कैसे इन्होंने अलग अलग तरीके से रूल किया। अब जैसे आप देखोगे ताजमहल को, अगर आप देखोगे उसका जो स्ट्रक्चर है वो लकड़ियों के उस पर बना हुआ है, हाँ, मतलब उसमें बेसमेंट जैसे जो बनता है ना, उसका जो बेस जो बनता है वो नॉर्मल उस पर नहीं बना, जैसे हम तो कंक्रीट वगैरह का इसका यूज करते हैं, लेकिन उसको जो बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है कि उसमें लकड़ियों के बेसिस पे वो टिका हुआ है ना। और उसमें भी अगर आप देखोगे उसके स्ट्रक्चर को देखोगे, उसकी डिजाइन को देखोगे, और उसमें नीचे जो है वो इस तरीके से अलग, मतलब जो सीमेंट वगैरह का यूज नहीं किया गया, उसमें मतलब जो अलग मटेरियल का यूज किया गया ताकि पानी पड़ने के बाद, क्योंकि वो इस तरीके से जैसे वहां पे नमी बहुत ज्यादा है तो पानी पड़ने के बाद वो हार्ड हो जाए, इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे जब आप किसी मॉन्यूमेंट्स को देखते हो, आपका बुलंद दरवाजा को आप देखो, तो वहां पर अगर आप किसी इवेंट को अगर आप देखो, ठीक है, तो आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो, वहां पर इनको आप स्टडी करते हो, इनके स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करते हो तब आपको समझ आता है। लाल किले पे चले जाओ, वहां पे उसके स्ट्रक्चर को देखो, तो वहां पे जब उसको स्टडी करते हो तब आपको कई सारी चीजें मतलब यहाँ पर होती है, जो चीजें कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, कोई आपका इवेंट है, उस पर जब हम कोई स्टडी करते हैं जो ऑलरेडी इवेंट हो चुका है उस पर मैं स्टडी करना चाहता हूँ, उस पर मेरी जैसे जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री वाले लोगों को पता होगा कि जैसे मतलब हमारे कहीं पे कोई खुदाई में कोई चीज निकलती है उस पर मैं स्टडी करना चाहता हूँ। अभी जैसे मान लो आपका राम मंदिर जब बना था उससे पहले मतलब जो है उसको जो उसकी खुदाई करी गई थी और उसकी खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मतलब निकली थी। अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे मंदिर है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे मस्जिद थी, ये था वो था। बाबरी मस्जिद वालों ने बोला कि भाई यहाँ पे पहले भी मस्जिद थी, कुछ लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे पहले मंदिर था। तो कई सारे ऐसे मतलब हमारे चिन्ह निकले, कई सारे मतलब ऐसे ही मतलब जो चीज़ें निकली कि जिसके बेसिस पे मतलब जो डिसाइड हुआ, फिर उसके बाद मतलब जो इन चीज़ों को कंक्लूड करा गया। तो ये सब क्या है, ये आपका ऑलरेडी हिस्टोरिकल इवेंट आपका हो चुका है। अब जब मैं इस पर स्टडी करना चाहता हूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि जो हमारा जो राम मंदिर इन्होंने बनाया है उसके 2000 फीट नीचे एक कैप्सूल रखा है और उस कैप्सूल में इसका नक्शा रखा है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है वो सारी लिखी गई है। क्योंकि कभी ऐसा हुआ इन फ्यूचर, कभी मान लो ऐसा हो जाए कि इसको खोदने की जरूरत पड़े तो ये प्रूफ किया जा सके कि हाँ ये हिंदुओं की ही जगह थी। तो ये जो सब चीजें मतलब जो करी जाती है बहुत सोच समझ के करी जाती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, तो इन सब चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, हिस्टोरिकल रिसर्च इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्यों, क्योंकि ये इवेंट आपका ऑलरेडी हो चुका है। टू अंडरस्टैंड कॉमा इंटरप्रेटेड, टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेटेड एंड एक्सप्लेन them by examine of past records, evidences
पास्ट रिकॉर्ड एविडेंसेस टू डिस्कवर फैक्ट। देखो कभी कभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ना कि मतलब ये सब बकवास की बातें हैं, है ना। फिर जब हमें इसके एविडेंस मिलते हैं तो हमें लगता है ये सच की बातें हैं। अब जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम कैसे मान लें रामायण हुई थी या महाभारत हुई थी, है ना। अब जैसे इस पे ये मान लो भाई उस टाइम पे ना तो आप थे ना हम थे। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंसेस मिले हैं, उस एविडेंसेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये इवेंट हुए थे, है ना। तो मतलब जैसे कहीं पे कोई बुक देखी आपने, कोई फोटोग्राफ्स आपने देखे, राम सेतु, श्रीलंका, है ना। जैसे रावण की लंका थी, सोने की लंका थी, है ना। तो किसने देखी? किसी ने नहीं देखी, ठीक है। अब जैसे अलग अलग इवेंट मतलब जो है लोग कहते हैं कि भाई वहां पे बाण गंगा जो है भाई वहां पे अर्जुन ने तीर मारा था, वहां से गंगा निकली थी, है ना। तो अब ऐसी जो चीजें हैं वो उसको जब हम स्टडी करते हैं, कई सारे लोगों ने ये चीजें मतलब करी होंगी ना, तब जाके मतलब जो है वहां पे ये इवेंट मतलब जो है हुए होंगे, उसको स्टडी किया गया होगा, फिर जाके मतलब ये चीज मतलब जो है सच हुई होगी, है ना। अब जैसे आप धार्मिक स्थान को अगर आप देखो, ठीक है। अब जैसे खाटू श्याम जी हैं, वहाँ पे उनका अलग अलग मतलब लोगों की विचारधाराएं हैं कि यहाँ पर उनका वास था, यहाँ पे शीश गिरा था, या यहाँ पे वहाँ पे फिर हमने एक अलग मंदिर बना दिया, है ना। अब ये जो चीजें हैं किसी ना किसी ने तो बताई होंगी ना, किसी ना किसी को, किसी ना किसी ने तो वहां पे देखा होगा, किसी ना किसी को तो मतलब ये इसका कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ना। तो जब हम इन प्रूफ को स्टडी करते हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कोई मतलब जो है कोई न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई मतलब जो है आपका कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई फोटोग्राफ हो, चाहे वो कोई ऐसी मतलब जो एविडेंस है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये इवेंट हुआ था, जब मैं उसको स्टडी करता हूं तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे अलग अलग सोर्सेज इसमें हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे प्राइमरी सोर्सेज भी हो सकते हैं जिसको हम ओरिजिनल सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि हिस्टोरिकल रिसर्च कैन बी ऑब्जर्व थ्रू प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इसमें आप लिख सकते हो हिस्टोरिकल रिसर्च कैन बी ऑब्जर्व थ्रू प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में ऐसा हो सकता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वो प्राइमरी सोर्स हो गया, डायरीज, लेटर्स, फोटोग्राफ्स, न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम, इंटरव्यूज विद आई विटनेस, इंटरव्यूज विद आई विटनेस, अंग्रेज कैसे थे। अब कोई उस टाइम पे मतलब सोचो जिस बंदे ने आजादी देखी होगी, कोई ऐसा आई विटनेस रहा होगा जिसने ये सब चीजें देखी होंगी, तो वो बता सकता है कि भाई उस टाइम पे माहौल कैसा रहता होगा, है ना। भाई अंग्रेज ऐसे थे वैसे थे, ये चीज थी वो चीज थी। तो जिसने उस टाइम पे चीजें देखी, अब जैसे मान लो भाई हम किसी एक प्रथा की बात करें, जैसे सती प्रथा उस टाइम पे हुई थी, जिसने इस चीज को कभी देखा हो, कभी ऑब्जर्व करा हो, भाई वो बता सकता है कि भाई ये चीजें कैसे हुआ करती थी, है ना। जब इन सब चीजों को कोई आई विटनेस रहा है हमारा, या कोई ऐसी मतलब चीजें हमारी हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? उसको स्टडी कर सकते हैं, तो ऐसे उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सोर्स या प्राइमरी सोर्स उसको बोल सकते हैं, ठीक है। जिसने ये चीज देखी, कोई उस टाइम का न्यूज़पेपर, देखो आज भी कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर भी हैं जहां पर हमारी आजादी के चर्चे लिखे हुए हैं, कि मतलब जैसे न्यूज़पेपर की आप कटिंग, आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जाओ, आप नेहरू प्लानिटोरियम वगैरह पे जाओ, तो वहां पे कई सारे ऐसे पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग भी वहां पर रखी हुई है, जिसमें ये लिखा गया है कि भाई भारत अब एक नई आज़ादी की मतलब नई सुबह को देखेगा, या ऐसा करके। तो वहां से हमें पता चलता है कि हम सच में गुलाम थे। अगर हम आज के ज़माने को देखें तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम कभी गुलाम भी रहे होंगे, मतलब हमारे जैसे बंदे को भी कोई गुलाम कर सकता है। मतलब कैसे मान ले कि कोई बंदा आया और उसने हमारे ऊपर गुलामी करी और उसको सबको गुलाम कर दिया, और ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई जैसे मैं बोलूंगा वैसे तुम करोगे।
मतलब इंडियन जैसे पीपल्स को भी कोई बंदा गुलाम कर सकता है? हाँ, तो हम उसको करने लग जाते हैं, तब हम उसको करने लग जाते हैं। ठीक है, अब सोचो मतलब जैसे ऐसे देखे कि मतलब जैसे हमारे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उसमें ऐसी भी लड़ाइयां होती थी कि भाई कोई एक दूसरे के ऊपर मतलब कब्जा कर ले, उसने उसके ऊपर छीन लिया तो उसका मतलब जो राज्य है वो उसका हो गया, राजा को मार दिया तो उसका राज्य मतलब उसका हो गया। मतलब इस तरीके के शासन भी पहले चलते थे, मतलब रूलिंग सेशन जो है वो इस तरीके के मतलब हमारे रहा करते थे। तो ठीक है, इस तरीके के एविडेंसेस हैं तो हम उससे मतलब जो मान लेते हैं। महाभारत को लेके आप कह दो भाई महाभारत हुई थी, कैसे मान ले कि मतलब एक टाइम पे मतलब जो सारी चीजें मतलब रुक गई थी, सिर्फ अर्जुन और कृष्ण की ही मतलब जो बातें सुन रही थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब बेकार की बातें, गीता महाभारत मतलब ये, लेकिन जब इनके एविडेंस मिलते हैं तब हमें लगता है कि हाँ भाई ये चीजें सच में हुई थी। फिजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे एविडेंस आज भी अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई इस तरीके के जो इवेंट है वो हमारे रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे मतलब अगर आप जैसे आप मथुरा वृंदावन की कहानियां आप देख लो कि लोग आज भी मानते हैं कि जैसे वो निधिवन जो है वहां पर आज भी राधा कृष्ण जो है वो आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चीजें हैं भाई वहां पे मतलब उनका जन्म हुआ, वहां पे लोग रहे, वहां पे लोगों को एक पॉजिटिविटी मतलब जो है लोगों की रहती है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं मतलब जो एक ऑब्जर्वेशन वाले फैक्टर्स है ना कि लोग ऐसा मतलब अनुभूत वहां पर लोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मतलब जो वो बालाजी मंदिर जो है, ठीक है, वहां पे लोग ऐसा कहते हैं कि वही भूत प्रेत साया मतलब जो है वहां पे सब मतलब वो हो जाता है। अब ठीक है, जो लोग मानते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं वहां पे, और हाँ जिनकी बाधाएं वहां जाकर कट जाती हैं तो लोग मानते हैं कि हाँ भाई वहां पे शक्ति है, कुछ चीजें मतलब शक्ति वहां पर है। अब जैसे जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पर लोग ये मानते हैं कि आज भी वहां पर ऐसी एक शक्ति अवेलेबल है जो पॉजिटिविटी मतलब लेकर आती है। आज भी ये चीजें आप ऑब्जर्व करोगे तो जो लोग वहां पर जाते हैं तो उनको भले चाहे हम कितना भी मतलब थक के जाएं, दूर जाएं, लेकिन वहां पर जाते ही एक पॉजिटिविटी आपकी अट्रैक्ट करती है। ऐसा होता है कई जगह पे। तो कई सारी जो चीजें हैं इस तरीके के ऐसा क्या है वहां पे कि लोग मतलब जो है उसको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसी चीजें रही होंगी ना जिनको मतलब देख के मतलब जो है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे सेकेंडरी सोर्स भी होते हैं। किसमें? प्राइमरी इसमें। ठीक है, अब जैसे मतलब हमारे कुछ सेकेंडरी सोर्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट बुक हो गई। अब हमने टेक्स्ट बुक से कोई चीज पढ़ी बायोग्राफीज हो गई हमारी, जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग बायोग्राफी के से भी स्टडी करते हैं ना। जर्नल्स आर्टिकल्स हो गए, रिव्यू पेपर हो गए, ये सब सेकेंडरी आ गए। जैसे हमारे पास टेक्स्ट बुक हो गया, बायोग्राफी हो गई, जर्नल्स आर्टिकल हो गए, रिव्यू न्यूज़पेपर हो गए आपके, ठीक है, रिसर्च पेपर हो गए आपके। अच्छा, यहां पर कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, जो है वो एज इट इज आज भी है। ठीक है, मतलब इसमें कोई मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते कि रिसर्चर को गया वहां पे मैनिपुलेट कर दिया फिर उसने मतलब जो है चीजें लिख दी। जो चीज है वो आज भी है, आप उसको ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके जो आपने ऑब्जर्व करा उसको लिख दो, कंक्लूजन आप उसको कर दो, लेकिन आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इवेंट तो ऑलरेडी, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, जैसे जो महाकुंभ हुआ, जो इवेंट तो ऑलरेडी हो चुका है ना, उसमें क्या मैनिपुलेशन करोगे आप? उसमें कोई मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता। अब आप किसी चीज को मतलब जो है आप उस पर स्टडी करो, सोचो ऐसा भी एक इवेंट आया था कि इतने सारे लोग एक ही धरती के एक जगह पे ही मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। सोचो धरती के एक कोने पे इतनी सारी करोड़ आबादी मतलब जो है एक ही जगह पे इकट्ठी हो गई, कैसे? तो ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है ना। अब सोचो किसी मतलब हम सोचो कभी अपनी आने वाली जनरेशन को बताए थे या बताएंगे कि हम एक ऐसी महामारी से मतलब जो है जूझ के आए हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो मर गए थे, हम फिर भी बच गए। ठीक है, अब सोचो हमारी आने वाली जनरेशन इस चीज को नहीं मानेगी,
लेकिन उसको हमें कुछ ऐसे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि मतलब सड़कों पे कोई नहीं होता था, सुनसान मतलब एकदम जगह होती थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। जब ऐसी हम स्टोरी अपने बच्चों को सुनाएंगे ना तो वो इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे। तो ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है भाई, हमने तो देखा है ना इसको, हमने जैसा ऑब्जर्व करा वैसा हमने लिख दिया उस पर। तो ऐसे इवेंट क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, पास्ट इवेंट हो गए हैं आपके, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन हुआ, एक ऐसा भी दिन आया कि जहां पे सरकार ने एक रात में ही बोल दिया कि कल से आपके 500 के और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। किसी को बताओ कि ऐसा भी दिन आ सकता है? कोई मानेगा नहीं इस बात को। लेकिन ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। फिर हमने देखा कि भाई हमारे पास जो पैसे थे वो ऐसे लगने लग गए कि ये कागज हो गए हमारे, एक रात में ही हमें कागज लगने लग गए, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। ऐसे इवेंट भी हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ये कैसे पता चलेगा आपको कि भाई ये इवेंट हो चुके हैं? भाई न्यूज़पेपर आप देखो, पुराने रिकॉर्ड्स आप उठा के देखो, तब आपको पता चलेगा इवेंट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। इनको आप स्टडी करो तो उस पर ये आपके क्या हो जाएंगे? हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएंगे, ठीक है। इसमें न्यूज़पेपर अगर उस टाइम का है तो प्राइमरी, अगर बाद के टाइम का है तो आपका सेकेंडरी, ठीक है। एक आप इसमें मतलब रिसर्च का वो डालो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो मींस आफ्टर द फैक्ट, इसको हम बोलते हैं आफ्टर द फैक्ट स्टडी, जस्ट लाइक अ सीआईडी। अब घटना हो गई है, ठीक है, अब तुम अपने अलग अलग ज्ञान लेके जा रहे हो वहां पे और उसको आप स्टडी कर रहे हो कि ये जो चीज हुई वो ऐसे हुई, इस एंगल से देखो, उस एंगल से देखो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे आप जो है वो जा रहे हो। इवेंट हो चुका है, ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब आप जो है वो एक नई थ्योरी को नए कंक्लूजन से आप जो वहां पर देख रहे हो, या इसको इट इज ऑल्सो नोन एज कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इट इज अ स्टडी इन विच, हाँ इसमें आप लिखो इट इज अ स्टडी इन विच independent variable already occur, and researcher study effect on dependent variable, effect on dependent variable without manipulating it. Researcher want to study effect on dependent variable without manipulating it. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पोस्ट कोविड जो इम्पैक्ट हुए, पोस्ट कोविड का क्या इम्पैक्ट आया हमारे जीडीपी पर, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे और हमारी बाकी की चीज़ों पर। पोस्ट कोविड हमारी जो जॉब्स थी उसमें भी बहुत सारे इम्पैक्ट आए। पोस्ट कोविड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें भी कई सारा हमारा सिस्टम मतलब जो चेंजेस आए। इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसका मैं इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पे देख रहा हूँ कि जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, पोस्ट इवेंट हो गया हमारा, पोस्ट इवेंट हमारा क्या इम्पैक्ट आया, आफ्टर इवेंट हमारा क्या इम्पैक्ट आया। जैसे आपने देखा कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, या बहुत सारे लोग एक नए सिनेरियो में आ गए। कोविड ने हर चीज़ को एक जैसा इम्पैक्ट नहीं किया था, ये आप लोग को पता होगा। कोविड ने हर चीज़ को एक जैसा इम्पैक्ट नहीं करा था। कुछ सेक्टर ऐसे थे जो बिल्कुल ही क्या हो गए, खत्म हो गए, और कुछ सेक्टर ऐसे थे जो एकदम से ही बूम हो गए।
अगर कोविड नहीं आया होता तो ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, ये भी फैक्ट है। हाइब्रिड कल्चर हमारा जो आया है ये इसी वजह से आया है क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा मतलब लोगों को मतलब जो है इन सब चीजों से कनेक्ट उस टाइम पे इसीलिए मतलब लोग हो पाए थे। आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा जो बूम आया वो पोस्ट कोविड मतलब ड्यूरिंग द कोविड ही आपका आया था। आप मेडिकल सेक्टर्स में आप देखो, आप हॉस्पिटैलिटी में देखो, एक नया ही मतलब क्या हो गया, एक नए आविष्कार का जन्म हो गया। ठीक है, नई नई चीजें मतलब हमारी जो है वो उसमें आ गई और वहां पर लोगों को समझ आया कि कोविड ने कई सारे लोगों को इकट्ठा किया, एक ही जगह पे लोग रहे, तब जाके लोगों को फैमिलीज और एक अपने लोगों की वैल्यू समझ आई, है ना। उस टाइम पे ना तो हमारे पास देखो कहीं जाने की जल्दी, आराम से हमारे पास पूरा टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई ऑफिस की टेंशन क्योंकि ऑफिस बंद है सारे, सब लोग अपने अपने घरों में हैं। ठीक है, तो वहां पर मतलब जो है सब चीजें क्या हुई, एक मतलब कनेक्टिविटी यहां पर आ गई। उस टाइम पे क्या था, जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे मेरी लड़की जो थी बहुत छोटी थी, मतलब ऐसे 4-5 महीने की रही होगी। तो अब आप ऐसे समझो कि वैसे हम उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन कोविड में हमने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा, मतलब वो 5, 6, 7, 8 महीने 10 महीने मतलब जो हमारे रहे थे उसमें हमने अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया, अपनी फैमिलीज को प्रॉपर टाइम दिया। हो सकता है वैसे अब हम उतना टाइम नहीं दे पाते क्योंकि अब हम वैसे ही इतने बिजी रहते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब कई सारी चीजों को मतलब देखा कि भाई फैमिलीज की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कई सारी चीजें ऐसी है जिनके बिना भी काम चल सकता है। ठीक है, तो पोस्ट कोविड ने कई सारी चीजों पे क्या करा, इंपैक्ट आपका किया। अच्छा, कई सारे लोग नाचने गाने लग गए, एक नई मतलब जो है एक टिकटॉक आ गया और उस टाइम पे टिकटॉक बैन हो गया तो लोग और भी कई सारे मतलब जो खाली बैठे हैं आधे से ज्यादा लोग रसोईया बन गए, ठीक है, शेफ बन गए। तब लोगों को समझ आया कि ओ हमारे अंदर तो इतना हिडन टैलेंट भरा हुआ है। लोग कूट कूट के मतलब जो है अपने टैलेंट दिखाने लग गए कि हम गोलगप्पे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। पूरे देश का मैदा खत्म कर दिया इन्होंने, है ना। तो उस टाइम पे मतलब लोगों को लगा कि भाई खाली बैठे हो, चलो आज ये ट्राई करो, आज ये ट्राई करो, आज ये ट्राई करो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इवेंट। तो जब पोस्ट कोविड, जब आप पोस्ट इवेंट अगर आपका किसी चीज का इंपैक्ट देखते हो कि भाई इसका इस चीज पे क्या इंपैक्ट आया, क्या कोविड का हमारा जीडीपी पे कोई इंपैक्ट आया, बिल्कुल आया। अब देखो जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उस पर तो हम मतलब मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसका हमारा क्या इंपैक्ट आया, डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट आया, तो उन सब चीजों को हम जब स्टडी करते हैं तो उससे हमारा इंपैक्ट आएगा। कई सारे लोगों को नए सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो गए, लोगों को पता चला हम घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं। कई सारे लोगों ने अपने अपने चैनल्स बनाए और वहां से लोग धीरे धीरे लोग क्या हो गए, प्रमोट हो गए। तब जाके लोगों को समझ आया कि हम घर बैठे भी मतलब जो है पढ़ाई कर सकते हैं। कई सारी चीजें मतलब वहां से पोस्ट कोविड भी कई सारी चीजें मतलब आपका इंपैक्ट आया। ठीक है, तो ऐसी जब चीजों को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज नॉन एक्सपेरिमेंटल, this type of research is non-experimental and independent variable already occur। नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी अकर। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल लिखो, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ पेरेंटल डाइवोर्स ऑन चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है,
अब मुझे ये स्टडी करना है कि जिन बच्चों के पेरेंटल डाइवोर्स हो जाता है, मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स जो वो अलग अलग हो जाते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि शादियों से ज़्यादा लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, है ना। पहले के ज़माने में इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, आज ये चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। लोग ओपनली कह देते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, या तो आप आराम से डिवोर्स दे दो, एलिमनी दे दो, अदरवाइज आई विल सी यू इन द कोर्ट। अब ये चीज़ें बहुत ओपनली हो गई हैं, पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। अब इस चीज़ को मैं एक स्टडी इम्पैक्ट करना चाहता हूं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क आता है, और ऐसा इवेंट कब हो सकता है, मैं ऐसे ही लोगों पे स्टडी कर पाऊंगा जिनके पेरेंट्स का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। जिनके पेरेंट्स का डिवोर्स नहीं हुआ उनको क्या पता कि भाई कैसा इंपैक्ट रहता है, भाई क्या चीज़ें मतलब जो है आपकी रहती हैं। अब जैसे भाई जिनके पेरेंट्स में सोचो 17, 18, 20 साल के बच्चे हो गए हैं, अब पेरेंट्स ये सोच रहे हैं लेट गेट डिवोर्स। ऐसा भी आजकल का सिनेरियो ऐसा भी हो गया, मतलब 17, 18, 20 साल के मतलब लोग हो गए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि भाई हम जो वो डिवोर्स ले लेते हैं। अब सोचो इससे जो उनके जो बच्चे रह जाते हैं उन पे क्या इंपैक्ट आएगा। भाई किसी बच्चे की शादी नहीं हुई है, किसी बच्चे का मतलब भाई करियर सेटल नहीं हुआ है, अब पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं बच्चों की लाइफ बनाने के चक्कर में, मतलब जहां उनको बच्चों की शादियां करवानी चाहिए वो अपनी शादी बचाने में लगे पड़े, या वो अपना खुद का एक रिलेशनशिप जो वजूद नहीं ढूंढ पा रहे कि भाई हम इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, वो अपना मामला नहीं सुलझा पा रहे। तो अब सोचो इसका मुझे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे मतलब मुझे इंपैक्ट देखना है, तो मैं ऐसे ही लोगों पे स्टडी करूंगा जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसका क्या इंपैक्ट आया। कुछ लोग कह रहे भाई हम तो खुश हैं, अब मान लो हो सकता है कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई पहले हम बंदिश में थे, अब हमें कोई बंदिश नहीं होती है, भाई हम अपने इंडिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स अपना अलग हैं, भाई हम अपने अलग हैं। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव कल्चर में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग इंपैक्ट यहां पर रहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखो, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन, examine the impact of smoking on lungs capacity। मैं ये चीज स्टडी करना चाहता हूं कि भाई मेरा जो एग्जामिन है, मतलब मैं ये एग्जामिन करना चाहता हूं कि भाई स्मोकिंग का लंग्स कैपेसिटी पे क्या फर्क आता है, कितने स्मोकिंग करने पे कितनी कैपेसिटी कम होती है। लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो कितनी आपकी कैपेसिटी मतलब जो है इंपैक्ट होती है। अब ये मैं कब स्टडी कर पाऊंगा, जो लोग ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं, जिन पर्सन ने ऑलरेडी स्मोकिंग करके देखी है, जिनका लंग्स खराब हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूं क्या इनका जो लंग्स है वो स्मोकिंग की वजह से खराब हुआ है, क्या ज्यादा स्मोकिंग करने से क्या हुआ। और जो लोग कई सारी चीजें मतलब ऐसे भी मतलब दिल्ली में रहने से भी आपका ऐसा हो सकता है। तो जब मैं इसको स्टडी कहता हूं कि भाई हमारा एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारी लंग्स कैपेसिटी पे क्या फर्क आता है, ये तो वही बता सकता है ना कि भाई जो ऐसे माहौल में रहा हो, ठीक है। या हमारा जो वाटर पीने से या हमारा जो है इन्फेक्टेड वाटर की वजह से हमारे मतलब जो लीवर है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे गंदा पानी पीने से या ड्रिंकेबल वाटर ना पीने की वजह से, मतलब हमारा जो इस तरीके का पानी हमारा नहीं है, भाई साफ पानी हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन कुछ ना कुछ नई बीमारियां चल रही हैं। पहले के लोग मतलब कुएं का पानी पी के भी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग थे। आज की डेट में ट्रिपल फिल्टर वाटर आने के बावजूद भी किसी को जॉन्डिस हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। क्या नई बला है ये, है ना। तो आज के डेट में भी अगर आप देखो, पहले के लोग अनफिल्टर ऑयल खाने के बावजूद भी इनको कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आज ट्रिपल फिल्टर ऑयल खाने के बाद भी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है ना। तो ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं मतलब जो है इसमें इनफिल्ट्रेशन आ रहा है। लोगों के दिमाग में एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमने ये भूत तो चढ़ा दिया कि आप आरओ यूज करो, ये यूज करो, वो यूज करो, लेकिन उतना इंपैक्ट हम लोग नहीं देख पा रहे जितना इंपैक्ट आपका होना चाहिए। ये इतनी भी जरूरी नहीं थी जितना इन एडवर्टीजमेंट ने हमें बता दिया, ठीक है। अब जैसे कई सारी चीजें आप देखोगे, जैसे आरओ वगैरह का अगर आप देखो, पहले इन्होंने क्या करा, सारे मिनरल्स खत्म कर दिए। अब वही पहले वाला पानी अब दोबारा से लेकर आ गए, किसके नाम से, मिनरल वाटर के नाम से।
ठीक है, कई सारी चीजें आपने देखी, जैसे आरओ का पानी अगर आप पी के, मतलब किसी को बोन की प्रॉब्लम रह रही है, किसी को कुछ की प्रॉब्लम रह रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम रह रही है, लेकिन फिर बाद में जब इन्होंने स्टडी करा कि आप जो पानी पी रहे हो उसमें मिनरल तो है ही नहीं, मिनरल सारे क्या कर दिए आपने, खत्म कर दिए, खाली आप वैसे ही मतलब जो है उसको पानी आप पी रहे हो, तो उससे जो वाटर जो आपको एनर्जी देता है वो एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही है। ऐसा भी मतलब जो कई सारी चीजों मतलब देखे मतलब वो करता है। पहले के लोग राख से दांत मांजते थे और वही जो चीजें हैं वो अब आ गई हैं चारकोल पेस्ट के नाम से, चीजें वही हैं। आज भी लोगों को कई सारी चीजें हैं जो दोबारा से हम पुरानी चीजों पर लौट के आ रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं कि कहीं ना कहीं जो इवेंट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं उसका क्या इंपैक्ट रहा है हमारी डेली लाइफ सर्वाइवल पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिसर्च आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशल रिसर्च। ये सोशल रिसर्च क्या होती है, ऐसी रिसर्च जो हमारे सोशल इश्यूज से रिलेटेड होती है। जैसे सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं, जैसे देखो, ऐसा कह सकते हो कि कोई भी हमारा ऐसा इवेंट है जो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी के कल्चर से रिलेटेड है। आजकल मतलब बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिन पे हमें क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आजकल एक विमेन सेफ्टी को लेके, ठीक है, और कई सारी मतलब ऐसी जो चीजें हैं जिन पे हमें क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो जो भी हमारे सोशल इश्यूज आपके हो रहे हैं, किसी का कोई मेंटल इश्यूज है, किसी का मतलब सोसाइटी में आजकल जो आप इश्यूज देख रहे हो, ठीक है, कि एक इंडिपेंडेंसी वाला जो सिस्टम है, ठीक है, अब जैसे फीमेल आर मोर प्रोमिनेंट टू वर्किंग, ठीक है, और ऐसा ही मतलब जो कई सारी चीजों में अगर आप देखोगे तो वो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे बात ही नहीं होती है। अब ऐसे इश्यूज पे मैं कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूं तो ऐसे रिसर्च को मैं क्या बोलता हूं, सोशल रिसर्च बोल दूंगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख लो, इट इज अ सिस्टमैटिक रिसर्च ऑफ सोशल फिनोमिना और प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम्स, ठीक है, ये सारे मतलब जो है सोशल जो हमारे इश्यूज हैं, इन सब चीज़ों पे जब मैं इसको स्टडी करना चाहता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सोशल रिसर्च हो जाएगी। अब ये सोशल फिनोमिना हमारे कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी अगर आप ऐसा, जैसे जेंडर इक्वालिटी है, ये एक इशू है। अब हम इस पे मतलब कोई रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आपको क्या लगता है वाकई में जेंडर इक्वालिटी जैसा शब्द एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? थोड़ा बहुत करता है, लेकिन आप ये कह देना कि भाई कंप्लीटली जेंडर इक्वालिटी है, ऐसा नहीं है। आज भी कई सारे सिनेरियो आप ऐसे देखोगे जहां पर बायसनेस होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम एक कोई सिनेरियो को अगर हम देखें, जैसे आजकल मतलब आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पे हिंदू मुस्लिम वाला केस, अक्सर ऐसे केस आपके हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा कोई नया केस नहीं था, ऐसे भी कई सारे केसेस मतलब आपके हो जाते हैं, लेकिन वहां पर लोगों का क्या मतलब जो है ओपिनियन रहता है, लोगों के इश्यूज क्या रहते हैं, कहां पर लोग मतलब जो क्या मतलब वो रहते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे मैंने 2-4 दिन मतलब जो है सोशल मीडिया पे मतलब देखा, वो तरुण वाले केस को मैं बता रहा हूँ। अब वहां पर क्या हुआ, बजरंग दल वाले पहुंच गए, उसका एक अलग ही रुख मोड़ दिया इन्होंने, है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई मतलब जो है भाई कुछ लोगों ने मतलब अब वहां पर क्या करा, उसका मतलब जो बंदा था, ठीक है, जिस मुस्लिम ने वहां पर वो करा था तो उसका घर तोड़ दिया। भाई घर तोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, मुद्दा तो वहीं का वहीं रह गया ना। भाई जिन 40 लोगों ने मिलके उस बंदे को मारा,
मुद्दा ये है, घर तोड़ना सॉल्यूशन नहीं है भाई। कौन बंदा कहाँ रहता है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। बात ये है कि उन 40 बंदों ने उस एक बंदे को क्यों मारा, और इतने सारे लोगों के होते हुए भी उसने मारा। मुद्दा ये है। और उसके बाद भी पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है और कई सारी चीजें, मतलब अगर आप देखोगे तो मतलब यहाँ पर इस तरीके की चीजें हैं। अब लोग मतलब क्या है भाई, उससे पहले एक वो साहिल वाला केस हुआ था, जैसे एक वो स्कॉर्पियो वाले लड़के ने उसको बाइक वाले लड़के को मार दिया था, ठीक है। कई सारे ऐसे मतलब जो केस मतलब आपके हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब क्या है बेटा, हमारे सोशल इश्यूज हैं। आज की डेट में मतलब 100 हिंदू के बीच में भी 2 मुस्लिम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन 10 मुस्लिम के बीच में एक हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ऐसा क्यों? मतलब ये खाली मुद्दा इस बात का नहीं रह गया था कि मतलब जो है भाई एक लड़की ने गुब्बारा मारा, उसके ऊपर छींटे चले गए और उसने इतना बड़ा ले लिया। मतलब ये एक प्रोपेगेंडा था, एक एजेंडा था जिसके बेसिस पे ये इस तरीके का इवेंट, मॉब लीचिंग का इवेंट इस तरीके का मतलब हुआ। जबकि उन्होंने माफी भी मांग ली थी, सब चीजें मतलब ठीक है भाई गलती हो गई आपकी और इस तरीके की चीजें हो गई। उसके बावजूद भी 1 घंटे में 40-50 लड़के आ जाते हैं और उसको मतलब जो है अकेले बंदे को मारते हैं, और इतना मारा कि वो बंदा मर ही गया वहां पे। सोचो मतलब ऐसा इवेंट मतलब जो है, सोचो कितना अनसेफ मतलब जो है कोई बंदा फील करेगा अपने आप को। जो बंदे वहां पे रह रहे होंगे उनको, उनके बारे में सोचो कि लोग जो है वो कैसे मतलब अपने आप को वो करते होंगे क्या। ये ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो अब आप इस चीज को भी समझो ना, ये एक सोशल इशू इसलिए है कि जैसे मतलब आप कई सारे एजेंडा को अगर आप जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब ये सब चीजें तो सामने आती है ना। क्यों? मतलब जैसे मतलब लोग ये कहते हैं कि भाई मतलब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन क्यों उसमें और अलग कम्युनिटी के लोग नहीं पकड़े जाते? क्यों इसमें एक, चलो छोड़ो। हाँ हाँ, तो ऐसा हो सकता है भाई। अब जैसे ये मैंने जैसे अपना बताया ना, मतलब ये सब क्या है बेटा, एक सोशल इश्यूज हैं जिसपे हमें क्या करनी चाहिए, एक बात करनी चाहिए। तो कई सारी ऐसे मतलब ऐसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आप देख सकते हो कि जहां पे इस तरीके की कई सारी घटनाएं हुई हैं, कि जैसे कई सारे मुस्लिम मतलब जो है वहां पे कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन एक जो या 2 लोग जो हैं वो वहां पर परेशान रहते हैं। या कई सारे मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हमारा, जैसे हम जहां पर हम रहते हैं वहां पे हम ज्यादातर लोग हिंदू हैं, लेकिन 1-2 मुसलमान हैं, उनको हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब इस तरीके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर मेजोरिटी सेक्शन मुस्लिम का है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग जो वो आए दिन इस तरीके की घटनाएं वहां पर होती रहती हैं। हाँ हाँ, तो इस तरीके की चीजें देखो आपकी। हाँ ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि मैं, मेरा किसी जेंडर स्पेसिफिक को या इस चीज को लेके स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो ये एक सोशल इशू आ जाता है कि जहां पे या तो आप जेंडर के बेसिस पे कह लो या आप रिलीजन के बेसिस पे कह लो, कि जिस पे हम लोग जो है स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर ये जो हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें हमारे पास 2-3 चीजें बची हैं, एक वो लिख लो, एक तो हमारा सैंपलिंग डिजाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए लिख लो सैंपलिंग टेक्निक्स, measurement of scale, sampling techniques, measurement of scale, hypothesis testing। ठीक है, हाँ, सैम्पलिंग टेक्निक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेजरमेंट ऑफ स्केल। ठीक है, और एक रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स में ही आईसीटी का यूज आ जाएगा आपका, कि आईसीटी का कहां पर हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो रिसर्च के टॉपिक है ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू क्लास।